सभी को नमस्कार। अ, आज के दोपहर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्या मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही? कोई भी एक रिप्लाई कीजिए। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है साफ? नहीं? आवाज़ आ रही है? 30 सेकंड्स बाद में आती है। ये तो हम करीब एक आध मिनट वेट करेंगे, फिर शुरू करते हैं। नमस्ते फाल्गुनी दीदी। नमस्ते अजय भैया, विपिन जी। ठीक है, तो आई थिंक अपना स्पीड थोड़ा सा स्लो रहा फर्स्ट सेशन में, तो अभी थोड़ा पिकअप करने की कोशिश करते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो अगला सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और अगर ये इसी सेशन में हो जाता है तो इसको इसमें पूरा करेंगे। आवश्यकता अनुसार अगर 15-20 मिनट अगर आगे लेना हुआ तो वो देख सकते हैं। तो हम पेज नंबर 88 के सेकंड पैराग्राफ पर हैं, जब वो कनेक्शन डाउन हो गया था लास्ट उसमें, क्योंकि समय भी कम था तो इसलिए मैंने सोचा कि अब आगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे। आवाज़ धीमी है। ओके, हाँ, अभी अभी कैसा है? अभी आवाज़ ठीक है? ओके, स्टिल लो, थोड़ा नज़दीक। एक्चुअली मेरे पास में ब्लूटूथ हेडसेट है, इसमें इसमें माइक लगा हुआ है, तो उसके थ्रू साउंड जाता है, तो पास आने से नहीं होगा। आई थिंक एक बार शुरू करते हैं, इसके बाद देखिए अगर मान लो दिक्कत है तो फिर और कुछ करेंगे उपाय। तो पेज नंबर 88 सेकंड पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। सजगता एवं सतर्कता का प्रकटन अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा के रूप में भी द्रष्टव्य है ना? तो हमने सजगता और सतर्कता के बारे में बात की थी। तो तन मन धन की सुरक्षा एवं सदुपयोग प्रसिद्ध है। इन तीनों में क्रम से धन से तन और तन से मन वरीय है ना? मन आश्रित तन, मन एवं तन आश्रित धन प्रसिद्ध है ना? तो ये तो है ही। मन मतलब चैतन्य वस्तु, और तन मतलब शरीर, और धन मतलब भौतिक वस्तु। मानसिकता के अनुरूप ही शरीर संचालन और कार्य व्यवहार प्रवृत्ति अर्थ का उपार्जन एवं उपयोग प्रसिद्ध है। मन का तात्पर्य ही विचार से है। संपूर्ण विचार निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य की है। विचार के अभाव में मानव शरीर द्वारा क्रियाकलापों को संपादित करने में समर्थ नहीं है। यही संचेतनशीलता है। तो मानव का विचार के द्वारा शरीर विचार मूल में रहता है, और शरीर के द्वारा कार्यकलापों को संपादित करता है। यही संचेतनशीलता है। इसी का मतलब जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है। सुरक्षा एवं सदुपयोग संपन्नता, सुरक्षा एवं सदुपयोग क्षमता संपन्न होने के लिए ही दर्शन एवं सहअस्तित्व चिंतन है। ये लाइन अपने में स्पष्ट है। तो अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। सामाजिकता का अनुसरण आचरण तब तक संभव नहीं है जब तक, इसमें शायद उसमें लगेगा, जब तक उसमें मानवीयतापूर्ण जीवन सर्वसुलभ ना हो जाए।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सामाजिकता किसको कह रहे हैं? सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था, इनके सम्मिलित रूप को अपन सामाजिकता कह रहे हैं, यानी सोशल फैब्रिक जिसको कहते हैं। तो सामाजिकता का अनुसरण और अनुसरण तब तक संभव नहीं है जबकि सामाजिकता अपने आप में मानवीयतापूर्ण ना हो जाए। तो अभी के स्थिति में ऐसा है कि हमारी सामाजिकता ही भ्रमित है ना। जैसे कुएं में भांग मिली हो तो सभी नशे में रहते हैं, तो किसी को पता नहीं है कि सही होश में कौन है, तो सभी बेहोश हैं। तो उस समय होश में कौन कैसे लाया जाए? तो जो होश में है उसी को ही वही मार्गदर्शन करेगा कि बाकी लोग बेहोश हैं, है ना। तो एक पुस्तक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी एरिक फ्रॉम द्वारा, उसका नाम था सेन सोसाइटी। तो उसमें ये था कि अब उस उस व्यक्ति ने अपना बात को ऐसे रखा था कि अभी समाज जो है ना, सो समाज अपने आप में ही इंसेन है, मतलब समाज अपने आप में ही पागल है। अब समाज में हम उस पागल समाज में या इंसेन समाज में आदमी को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो उससे क्या सामाजिकता बन जाएगी किसी भी विधि से, ये उस व्यक्ति का प्रश्न था, है ना। तो इस प्रकार यदि पूरा समाज ही बेहोश या भ्रमित हो तो व्यक्ति को सामाजिक बनाने का क्या अर्थ होगा, ये प्रश्न बेसिकली बना। फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा कि ये जो सारे व्यवस्था और सिस्टम्स हैं वो अपने आप में ही गलत है ना, सिस्टम्स को बनाना ही गलत है। तो उन्होंने सिस्टम्स को ही नकारना शुरू कर दिया। इस तरीके से अनस्कूलिंग और डी स्कूलिंग की बात शुरू हुई कि हमें जो है सारे सिस्टम्स को ही बंद कर देना चाहिए, सबको अनस्कूल होना चाहिए, है ना। इस तरीके की बात तो इवान इलिच नाम के व्यक्ति ने ऐसी किताबें लिखी लाइक डी स्कूलिंग सोसाइटी, और उस तरह से कि वो अब ये जो भी कुछ बना है वो फैक्ट्री लाइक एजुकेशन जो है उस सबको बंद होना चाहिए, इस तरीके की बात। उस तरीके से उन्होंने कहा कि सारे इंस्टीट्यूशंस को ही बंद हो जाना चाहिए, इस प्रकार की बात करी। चाहे वो हॉस्पिटल्स हों या स्कूल्स हों या कोई भी न्यायालय हो, क्योंकि कोई भी चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज होती है तो फिर वो करप्ट हो जाती है। इस तरीके से डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की बात उन्होंने शुरू की। उसको लेकर कई लोग अभी भी है ना जो बात करते हैं कि आदमी को प्राकृतिक रूप में छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा सही होगा। मध्यस्थ दर्शन ऐसा नहीं कह रहा है। मध्यस्थ दर्शन डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की बात नहीं कर रहा है, ये व्यवस्था और स्कूल्स का समर्थक है ना। तो स्कूल्स के कंटेंट की, यानी कंटेंट ऑफ एजुकेशन की यहाँ पर बात है, स्कूल्स को हटाने की बात नहीं है। उसी तरीके से व्यवस्था को हटाने की बात नहीं है, व्यवस्था को सार्थक बनाने की बात है ना। यहाँ पे बात ये, यहाँ पे एक जगह अपन ने प्रतिपादन को पढ़ा था शायद व्यवहार दर्शन में, कि व्यक्ति जो है वो 51% से अधिक सही है ना। परंपराएं लेकिन सड़ चुकी है। तो अभी की परंपराओं को के अंदर कोई सही होने की वस्तु नहीं है, उसमें वस्तु को पहुंचाने की आवश्यकता है। व्यक्ति में सहीपन की अपेक्षा मूलतः बनी हुई है ना। तो इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें सामाजिकता को ऐसा बनाना है ताकि वो अनुसरण और आचरण के योग्य हो सके। तो उस मतलब सामाजिकता को बनाने का मतलब सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था को के आधारों को अपने को रखने की आवश्यकता है। तो ऐसी सर्वसुलभता के लिए शिक्षा और व्यवस्था ही एकमात्र दायी है, जिसके लिए मानव जो है अनादिकाल से प्रयासशील है। तो ऐसे सर्वसुलभ हो जाए इसके लिए मानव जब से शुरू किया, यानी अनादिकाल मतलब बहुत पहले के समय से ही ऐसी शिक्षा और व्यवस्था हो जिससे मानव का मानवीयतापूर्ण जीवन सुलभ हो जाए। तो कल अदिति दीदी और भैया शायद इस बात को रखे थे, या उससे पहले राकेश मौर्य भैया ने भी बात को रखा था कि जो शिक्षा है वो पहले उसका उद्देश्य ही यही था कि मानव को मानवीय बनाने के लिए। तो और जो प्रशिक्षण वाला जो भाग है वो अभी प्राथमिक हो गया है। पहले शिक्षा का भाग जो था वो केवल उसमें
अच्छे मूल्यों की प्रस्थापना के बारे में ही होता था। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ जो मध्यस्थ दर्शन में जिस शिक्षा का प्रस्तावना की जा रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि प्रशिक्षण भी शामिल हो, है ना, तकनीकी शिक्षा भी शामिल हो, उसके साथ में दो और चीजें शामिल करने की बात कर रहे हैं, चेतना विकास और मूल्य शिक्षा। तो चेतना विकास, मूल्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, इन तीनों को मिलाकर एक इंटीग्रल एजुकेशन या समग्र शिक्षा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये शिक्षा किसी व्यवस्था के अंतर्गत ही होगी, तो व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी शिक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर ऐसे कोई क्लोज्ड कम्यून टाइप ऑफ एनवायरनमेंट और एजुकेशन की बात नहीं करी जा रही है। ये मेन स्ट्रीम व्यवस्था के अंतर्गत, है ना, ये किसी भी तरीके से क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन बनाने की, क्लोज्ड ग्रुप बनाने की बात यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। समग्रता के या यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल प्रपोजल की बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल प्रपोजल अगर होगा तो किसी भी तरीके से उसको क्लोज्ड नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो अप्रोच जो इस लोकव्यापीकरण कार्यक्रम का रहा है वो एक इंटीग्रल रहा है, जिसके अंदर हम सबको शामिल करने के लिए हम बात करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेषों को शामिल करने की और बाकी लोगों को बाहर रखने की, इस प्रकार की यहाँ पर बात नहीं है, है ना। जबकि सबको इस प्रकार के मानव के अर्थ में सबको इंक्लूड करने की बात यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन के प्रस्ताव से निकलती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने देखा आगे कि सफलता और अवसर का स्पष्ट विश्लेषण ही शिक्षा है ना। तो शिक्षा से अपने को क्या स्पष्ट होना है, पहले तो सफलता का स्वरूप स्पष्ट होना है, यानी इसका किस जगह पहुंचना चाहते हैं, यानी मानवीयतापूर्ण आचरण या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का जो स्वरूप है, ये सफलता का स्वरूप जो है, ये शिक्षा को स्पष्ट करना होगा। दूसरा अवसर, है ना, अवसर को भी विश्लेषित करने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति में क्या इस बात का अवसर मौजूद है या नहीं, या उसके पास में संभावना मौजूद है या नहीं, इस बात पे ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है। तो यूनिवर्सल एजुकेशन तभी संभव है जब ये दो चीजों को जोड़ पाए कि सफलता का क्या स्वरूप है और प्रत्येक व्यक्ति में उसके लिए अवसर और संभावना है या नहीं। तो प्रत्येक मानव सही करना चाहता है और न्याय पाना चाहता है, साथ ही सत्य व्यक्ता है। ये तीनों यथार्थ प्रत्येक मानव में जन्म से ही स्पष्ट होते हैं, यही अवसर का तात्पर्य। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन क्या है कि ये यूनिवर्सल रीच क्या है कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग के अंदर, मानव के अंदर सही करना, न्याय को चाहना और सच बोलना, ये चीज उसमें इनहेरेंट है, मतलब जन्म से ही है, इसलिए उसमें एजुकेशन की पॉसिबिलिटी है ना। तो ये वाली एक चीज को बात कर रहे हैं। इन तीनों के योगफल में भौतिक समृद्धि और भौतिक समाधान की कामना स्पष्ट है ना। तो अवसर के साथ में उसके साथ में कामना भी स्पष्ट है। तो बच्चा जो है उसके अंदर, है ना, वो एक इस बात की कामना जो है वो इनहेरेंट है, यह भी एक अवसर है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर का सुलभ हो जाना ही व्यवस्था की गरिमा है। तो जो ये पूरा जो सिस्टम्स है उसकी डिग्निटी क्या होगी कि ये प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज को सुलभ कर दे, मतलब यूनिवर्सली अवेलेबल कर दे। न्याय प्रदान करने की क्षमता और सही करने की योग्यता की स्थापना, है ना, ही शिक्षा की महिमा है ना। तो ये वाली योग्यता, न्याय प्रदायी क्षमता और सही करने की योग्यता, है ना, यानी कि स्किल्स भी सही से काम करने की योग्यता, स्किल्स भी स्थापित हो और उसके अंदर न्याय प्रदायी क्षमता यानी एथिक्स भी स्थापित हो। ठीक है, तो यही शिक्षा की महिमा है। मानव संवेदनशीलता वश ही स्व पर और अन्य अनन्यता का मूल रूप ही अध्ययन करना चाहता है ना। तो मानव में एक सेंसिटिविटी पाई जाती है, इसीलिए उसके अंदर ये अध्ययन करना चाहता है कि मतलब जैसा मुझे दर्द हो रहा है वैसे ही दूसरे को भी दर्द होगा, है ना। या दूसरे को दर्द में देखता है तो उसको लगता है ये वाला, उसमें अंदर कहीं उसमें एक फीलिंग आती है कि ये मुझे भी दर्द हो रहा है। जैसे अभी हम लोग, कई लोग जो घोर कष्ट को भोग रहे हैं उसको देख के हमारा दिल पसीज जाता है। ये मानव में संवेदनशीलता की महिमा है। और साथ ही में अनन्यता, यानी सबके साथ में एक कोई हमें अन्य ना लगे, है ना।
तो स्व और पर का भेद भी स्पष्ट हो और साथ में अनन्यता का भी मूल रूप स्पष्ट हो, ये मानव के अंदर संवेदनशीलता के पूर्वक ये कामना पाई जाती है। यही सहअस्तित्व का मूल आधार है ना। तो मतलब इसी आधार पे, संवेदनशीलता के आधार पर ही सहअस्तित्व मानव में प्रमाणित होने की संभावना है। ठीक है। अपरिष्कृत मतलब संवेदनशीलता के द्वारा ही वो संज्ञानशीलता के तक पहुंचता है। यानी संवेदनशीलता का एक भाग है ना, देखना सुनना आदि। देखना सुनना आदि के द्वारा ही समझने की तरफ आदमी जाता है ना। उसमें एक सेंसिटिविटी है, उसमें एक भावनाएं उठती हैं। भावनाओं का नियंत्रण ज्ञान के अंदर होता है, लेकिन भावनाएं उठती हैं, ये आदमी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। अपरिष्कृत विचार पूर्वक सामाजिकता का निर्वाह संभव नहीं है ना। तो अब ये कह रहे हैं सेंसिटिविटी होते हुए भी जब तक विचार अपरिष्कृत है, नॉट अनरिफाइंड है, तब तक सामाजिकता यानी कि सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था का निर्वाह संभव नहीं है ना। अमानवीयता की सीमा में विचार परिष्कृति संभव नहीं है ना। तो अब अमानवीयता के अंदर हम रहते रहें और हमारे थॉट रिफाइन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। काम मूलक आर्थिक जीवन में अति भोग के अतिरिक्त और कुछ सिद्ध नहीं हुआ है ना। यानी कि जब ये जो अति भोग यानी डिजायर बेस्ड जो इकोनॉमिक लिविंग है ना, उसमें सिवाय ओवर कंजम्पशन के और कुछ हासिल होता नहीं है ना। कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी ही बनती है। जैसे हम एक जिसमें अमेरिका का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तो वो उसी आधार पे, उन्हीं विचारों के आधार पे एक एक्सट्रीम स्टेट के अंदर पहुंच गया है। कामुकता ही जीवन सर्वस्व नहीं है ना। तो ये एक बात अपने आप में ठीक है। इसी सत्यतावश मानव जीवन सर्वस्व का अध्ययन करने के लिए बाध्य है। ठीक है। तो ये पता लगा कि काम मूलक आर्थिक जीवन से अतिभोग के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है, और कामुकता अपने आप में जीवन सर्वस्व नहीं है। मतलब कि आदमी को कामुकता के अलावा कामुकता से अधिक भी मानव है, उसमें न्याय की कामना है, उसमें समाधान की कामना है, उसमें व्यवस्था की कामना है। तो इसलिए उसका जीवन सर्वस्व को केवल शरीर मूलक विधि से उसको तृप्त नहीं किया जा सकता। इसी सत्यतावश मानव जीवन सर्वस्व का अध्ययन करने के लिए बाध्य है ना। तो अभी कुछ लिंक थोड़ा डाउन हो गया था। आपको अभी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। गुड। इसी सत्यतावश मानव जीवन सर्वस्व का अध्ययन करने के लिए बाध्य है। मानव जीवन सर्वस्व 4 आयाम और 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था सीमानुवर्तीय है। बढ़िया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो संचेतनशीलता है ना, यानी कि जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना का पूर्ण उपयोग समाज में व्यवहार और व्यक्ति में अनुभूति है ना। तो हमें जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने का पिनैकल कहाँ होगा? जब समाज में व्यवहार और व्यक्ति में अनुभूति प्रमाणित होगी। अनुभव विहीन आचरण पूर्ण नहीं है ना। मूल्य ही सत्य है, सत्य ही अनुभूति है। सामाजिक मूल्य अनुभूति ही अखंडता का और वस्तु मूल्य अनुभूति ही समृद्धि का द्योतक है। ठीक है। तो ये अपने आप में वाक्य काफी बढ़िया है कि सामाजिक मूल्यानुभूति ही अखंडता का, मानव जाति में अखंडता का, और वस्तु मूल्य अनुभूति ही समृद्धि का द्योतक है। वस्तु मूल्य अनुभूति के बिना उसका उत्पादन संभव नहीं है ना। हमको वस्तु का मूल्य नहीं पता हो तो हम उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है। और धर्मीयता का अनुभव हो जाना ही मूल्य अनुभूति है। तो मानव का धर्म जब अनुभव में आता है, तभी उसके साथ में मानव मूल्यों का प्रमाणित करना बन पाएगा। वस्तु मूल्य अनुभूति ही उत्पादन और समृद्धि में सफलता है। यही आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। बढ़िया, ये वाक्य अपने आप में स्पष्ट है। मूल्य अनुभूति में असमर्थता ही उत्पादन में अपूर्णता, सदुपयोग में अक्षमता एवं सुरक्षा में असमर्थता है ना। तो जब तक मूल्यों का हमें अनुभव नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होंगे, या मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक उत्पादन में अपूर्णता रहेगी, सदुपयोग में अक्षमता रहेगी, और सदुपयोग नहीं होगा तो सुरक्षा में भी असमर्थता रहेगी।
परिणामतः दरिद्रता एवं असामाजिकता है ना। तो स्पष्ट है ये अपने आप में। व्यवहार मूल्य के अनुभव में जो अक्षमता है वही संदिग्धता, सशंकता, अविश्वास एवं भय है ना। व्यवहार मूल्य के अनुभव में जो अक्षमता है वही परस्पर डाउट है ना, या फियर और मिसट्रस्ट, ये सब चीजों का बात रहती है। फलतः मानव में आतंक, युद्ध एवं असहस्तित्व है। तो देखिए, जब तक उसके अंदर मूल में समझ की स्थिरता नहीं होती तब तक उसमें ये सब चीजें किस किस रूप में आ सकती हैं, ये हमारे सामने एक्चुअली प्रत्यक्ष ही है ना। तो ये चीजें जो है आतंक, युद्ध और असहस्तित्व, मूल में जो ये मूल्य अनुभूति में स्थिरता नहीं है, उसी कारण से ये हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि असामाजिकता के मूल में व्यवहार एवं व्यवसाय का मूल्य अनुभव करने की अक्षमता है। यही आकलन मानव को मूल्य अनुभूति के लिए प्रवर्तित करता है ना। तो ये जो आकलन है, ये जो असेसमेंट है, कि एक बार क्लियर हो जाता है कि मूल्य अनुभव किए बगैर असामाजिकता ही हाथ लगेगी, तो ये असेसमेंट के बाद ही मानव का प्रवर्तन इस तरफ होता है कि हम वैल्यूज को समझें, अपने वैल्यू को भी समझें और बाकी सभी चीज़ों के वैल्यू को भी समझें, और उसी अर्थ में व्यवहार और अपने व्यवसाय को व्यवस्थित करें। मूल्य अनुभूति ही सामाजिक अखंडता है, जिसमें संस्कृति, सभ्यता एवं विधि व्यवस्था की एक रूपता पाई जाती है ना। ये बात ठीक हुई। यही मानवीयता का साकार रूप है, जो मानव के लिए चिर प्रतीक्षित तथ्य है। चिर प्रतीक्षित तथ्य मतलब एक हमेशा से जिसकी प्रतीक्षा रही है, ऐसा एक फैक्ट है। यही सर्व मंगल, शुभ एवं वांछित घटना है। बढ़िया। तो ये अपना अध्याय 26 कंप्लीट होता है। अपन अध्याय 27 को आगे शुरू करते हैं। तो अध्याय 27 का शीर्ष है सामाजिकता का आधार संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था ही है ना। तो इसको हमने इस बात में हमने पहले भी कई जगह शायद ये बात आई है, तो मैं एक बार फिर से इस बात को रख देता हूँ कि मानव और मानव जाति है ना, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, उसको हमको पहचानने की आवश्यकता है। तो मानव, इंडिविजुअल तो समझ में आता है, एक मानव है, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, और उसके 4 आयाम हैं: अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय या कार्य। अब ये जो है, ऐसे ही अनेक मानव होंगे, है ना। तो ऐसे जब अनेक मानव होंगे तो उसको कहेंगे कलेक्टिव या फिर मानव जाति। तो ये कलेक्टिव के रूप में होता है, तब ये अनुभव का क्या स्वरूप होता है, तब उसके स्वरूप को कहते हैं विधि, है ना। तो अनुभव का मतलब, अनुभव जो एक व्यक्ति में है, जब वो कलेक्टिव या मानव जाति के रूप में होता है तो वो विधि यानी कि सही क्या है इसका, इसके स्वरूप का मतलब हो जाता है। विचार का जो, इसी तरीके से जो व्यक्ति में जो विचार का स्वरूप है, जब वो कलेक्टिव रूप में हो जाता है तो वो संस्कृति का स्वरूप ले लेता है ना। और जो एक व्यवहार का, जो एक व्यक्ति में एक व्यवहार का है, जब वो कलेक्टिव स्वरूप में हो जाता है तो वो एक सिविल बिहेवियर या सभ्यता या सिविलाइजेशन का स्वरूप ले लेता है ना। तो संस्कृति जहाँ पर वैल्यूज की बात कर रही है, सभ्यता वहाँ पर सिविल बिहेवियर की बात कर रही है। ठीक है। तो संस्कृति और सभ्यता के अंदर हमको भेद स्पष्ट हो गया कि संस्कृति जो है वो स्वयं में, सभ्यता जो है उसको प्रदर्शित करने में, उसको सभा के रूप, सभा जो द्वारा निर्णय लेने के लिए जो किया जाता है उसको हम सभ्यता कहते हैं। और कार्य जो है ना, हर व्यक्ति अलग अलग अपने तरीके से कार्य करेगा, और जब कलेक्टिव जो होगा तो उसको कहेंगे व्यवस्था, क्योंकि जब मिलजुल के जब कार्य एक दूसरे के साथ परस्पर पूरक रूप में होगा तो वो व्यवस्था का रूप ले लेगा। तो इन चारों के सम्मिलित रूप में विधि, संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था, इनके संयुक्त स्वरूप में जब हम कहेंगे तो इसको कहेंगे मानवीय परंपरा या सामाजिकता। ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट एक बार अपना क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि सहअस्तित्व एवं समृद्धि है ना, यानी क्या चीज अकम्प्लिश करना है हमको, सहअस्तित्व। सहअस्तित्व से यहाँ पे आशय है सार्वभौम व्यवस्था, है ना। सहअस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति तो मूल रूप में है ही, तो उसको उपलब्ध नहीं करना है, वो तो प्राप्ति है। यहाँ पे मानव के अर्थ में सहअस्तित्व का मतलब है सार्वभौम व्यवस्था।
उपलब्धि सहअस्तित्व एवं समृद्धि है। पूर्णता को प्रमाणित करने की प्रक्रिया श्रृंखला ही संस्कृति है, जिसका आचरण ही सभ्यता है। मानव जीवन में पूर्णता का प्रमाण केवल सहअस्तित्व ही है ना? तो पूर्ण मानव जीवन में पूर्णता का प्रमाण यहाँ पे सहअस्तित्व से पुनः आशय सार्वभौम व्यवस्था ही है, जिसकी व्यावहारिक सुगमता के लिए समृद्धि की आवश्यकता होती है ना? तो इसकी प्रैक्टिकल ईज के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमको समृद्धि यानी भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता की भी आवश्यकता होती है, जो कि सामान्याकांक्षा और महत्वाकांक्षा के अंतर्गत सीमित है। तो जो समृद्धि की आवश्यकता होगी वो किसकी वस्तुओं के रूप में क्या होगा? वो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की वस्तुएं। वो हमने एल्सवेयर हमने पढ़ा ही है। सामान्य आकांक्षा जो है वो आहार, आवास, अलंकार की वस्तुएं हैं, और महत्वाकांक्षा की जो वस्तुएं हैं वो दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन की वस्तुएं हैं। तो संस्कृति का मूल रूप विचार ही है ना? तो ये अपने को स्पष्ट होना होगा कि संस्कृति जो है, जो इंडिविजुअल के अंदर जो विचार है, वही कलेक्टिव के अंदर संस्कृति है। ये विचार तात्रय है ना, यानी कि मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता के अर्थ में है। तो उससे पहले विचार की स्थिरता नहीं है तो उसको विचार भी नहीं कह रहे, है ना? तो ये जो विचार है वो मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता के अर्थ में है। अमानवीय परंपरा सामाजिक नहीं है ना? तो अमानवीय परंपरा में जो अभी भी कुछ कानून है ही, अभी भी कुछ कल्चर या संस्कृति है ही, अभी भी हम कुछ सभ्यता है ही, अभी भी कुछ व्यवस्था है, लेकिन उसको सामाजिक नहीं कह सकते। असामाजिक आहार, विहार, व्यवहार, जाति, धर्म, भाषा, उत्पादन, उपभोग, वितरण, ये सब सह अस्तित्व को सिद्ध करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुए हैं। ठीक है, ये बात अपने आप में वाक्य ठीक है। सह अस्तित्व के बिना अखंड समाज एवं सामाजिकता नहीं है ना? ये वाली बात भी ठीक है। उत्पादन परंपरा भी सामाजिकता के लिए है ना? तो प्रोडक्शन को भी हमें सामाजिकता में इंक्लूड करना है। तो सामाजिकता जो है वो केवल एक दार्शनिक चर्चा नहीं है, उसके अंदर प्रोडक्शन यानी उत्पादन और विनिमय को भी उसके अंदर इंक्लूड किया है। सामाजिकता का विरोध, विद्रोह एवं आतंक में प्रयुक्त उत्पादन सहअस्तित्व के लिए निषेध है ना? तो जो भी चीज इस सामाजिकता के विरोध में है, विद्रोह में है, वो और उसके लिए जो उत्पादन है, जैसे कि वॉर मटेरियल को प्रोड्यूस करना, ये सहअस्तित्व के विरोध में है। इसी आकलनवश इस सीमा में प्रयुक्त सभी शक्तियां अनुपयोगी, दुरुपयोगी और निरर्थक सिद्ध हुई। साथ ही समाज एवं सामाजिकता के विकास अर्थात पूर्णता के क्रम में बाधक सिद्ध हुई। ये वाक्य अपने आप में ठीक है कि कोई भी चीज जो है इसके अपनी शक्तियों का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो वो पूर्णता के विपरीत या ह्रास की ओर गतित होगा। सामाजिकता के बिना मानव परंपरा में सफल अर्थव्यवस्था नहीं है ना? तो अगर आपका सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था जो है मानवीयता के अनुरूप नहीं है, तो आपके पास में एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक ऑर्डर हो नहीं सकता, है ना? तो वो जो है, तो वो तो हम आज के समय में देख ही रहे हैं, हम किस तरीके से एक फ्रेजाइल इकोनॉमिक। एक मिनट, लगता है कुछ लिंक ठीक है? आपको आवाज सुनाई दे रही है? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। सफल सह अस्तित्व में 89 हाँ, बढ़िया। तो सह अस्तित्व में ही सफलता और उसकी निरंतरता है। बढ़िया, ठीक है। तो वर्ग समुदाय में की गई अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम दूसरे वर्ग का दलन, दमन, उन्मूलन करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो कभी भी अगर कोई इकोनॉमिक ऑर्डर है ना, वो अगर हम किसी वर्ग और समुदाय के आधार पर बनाते हैं, जैसे कि एक कुछ कैपिटलिस्ट क्लास हो गई, कुछ लेबर क्लास हो गई, या फिर जातियों के अनुसार वर्ग हो गए, कुछ मालिक वर्ग हो गए, कुछ नौकर वर्ग हो गए,
तो ये जो है वो एक दूसरे के प्रति विरोध करने के रूप में ही होते हैं, और यही शोध प्रतिशोध का कारण और सह अस्तित्व की मूल बाधा है। तो उनके अंदर परस्पर जो है संघर्ष होना, या और फिर उसके लिए रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन होना, ये सब एक उसकी मूल बाधा है। इसका निराकरण जो है वो मानवीयतापूर्ण अर्थव्यवस्था ही है ना। तो कब कोई भी चीज अगर पोलैरिटीज के आधार पे डेवलप की जाती है, यानी कोई भी सिस्टम आप डेवलप करते हो, वो उसमें दो क्लासेस को डिवाइड करते हो किसी प्रकार से, दो विपरीत विपरीत दिखने वाले तर्कों को, तर्क के रूप में आप उसको विकसित करते हो, ध्रुवों को विकसित करके आप किसी व्यवस्था का समीकरण करने का प्रयास करते हो, तो वो देर सवेर जाके वो किसी प्रकार से संघर्ष के अंदर कन्वर्ट हो ही जाता है। तो समग्रता मूलक अगर हमको सोचना है तो उस विधि से मानवीयतापूर्ण अर्थव्यवस्था ही होगा। और मानवीयतापूर्ण अर्थव्यवस्था का जो है इस दर्शन के आधार पर निकलता है, परिवार जो है उसकी मूल इकाई के रूप में पहचाना गया है, जिसमें परिवार में कोई ध्रुव है ही नहीं, है ना। तो परिवार अपने आप में एक व्यवस्था ही है ना, वहाँ पे दो ध्रुवों की बात है ही नहीं। तो इस प्रकार से परिवार के जो ध्रुव है वो अर्थव्यवस्था की मूल इकाई माना गया है, और वही जो है सोपानवत आगे विकसित किया गया है ना। और उसी अर्थतंत्र के आधार पर राज्य तंत्र और धर्म तंत्र की बात, यानी सुरक्षा और सदुपयोग जो है उस प्रकार से परिवार के अंदर समाहित कर लिया गया है, जहाँ पर अभी के समय में राज्य और धर्म जो है वो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। और बाकी जो है वो जनता है, जनता जो कि उनके अनुसार चलने के लिए बाध्य है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में धर्म और राज्य को परिवार में शामिल करके स्वराज्य व्यवस्था की परिकल्पना यहाँ पे दी गई, इसमें परिवार को सेंट्रल पॉइंट, एक अर्थव्यवस्था का केंद्र माना गया है ना। और उसको सोपानवत विकसित करने की बात की गई है। तो मानव जाति को या मानव समाज को एक मोनोलिथ के रूप में, या एक एक पूरे एक गुच्छे के रूप में, जिसको हम समझ नहीं सकते, या रहस्य के रूप में सकते हैं, जिस जिस उसके स्थान पर यहाँ पर उसको एक सोपानवत रूप में पहचानने का प्रस्तावना की गई है, ताकि उसको वो मैनेजेबल हो जाता है ना। तो इकाई का क्रमशः विकास होने की, इकाई का स्टैगर्ड वे में इंटीग्रेशन होने की बात यहाँ पर प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे मानवीय व्यवस्था के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो उसमें ये दिखाई देता है कि दो भागों में इसको देखा गया है। एक और व्यवहार को व्यवहार के सोपानों को पहचाना गया है, और दूसरी ओर व्यवस्था के सोपानों को पहचाना गया। तो इस तरीके से सोशल फैब्रिक और इकोनॉमिक फैब्रिक, या व्यवस्था का फैब्रिक, इन दोनों चीज़ों को, व्यवस्था का स्ट्रक्चर और सोशल फैब्रिक, इन दोनों चीज़ों को पैरेलली यहाँ पर प्रस्तावित डेवलप करने की बात की गई है, जिसका शुरुआत या जिसका मूल जो है, बीज जो है, वो परिवार में है। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की इस प्रकार से अवधारणा दी गई। संस्कृति का शुद्ध रूप संस्कार संपन्न होने की परंपरा है, यही पूर्ण शिक्षा है। मानव में संस्कार गुणात्मक परिवर्तन क्रिया परंपरा है। गुणात्मक परिवर्तन जागृति अनुक्रमानुगमन या अनुसरण है। मानव की जागृति अमानवीयता से मानवीयता में, मानवीयता से अति मानवीयता में स्पष्ट है। क्रम ही परंपरा है, व्यतिक्रम परंपरा नहीं है। व्यतिक्रम मतलब कोई चीज का ब्रेक हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो इसमें क्या पहचाना गया, गुणात्मक परिवर्तन का क्रम पहचाना गया कि अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता। तो लक्ष्य का किस प्रकार से क्रम होगा, इसकी वहां पर सीढ़ियों को बना दिया गया, है ना। इस दर्शन से ज्ञान के अर्थ में उसका गुणात्मक विकास की श्रेणियों को बना दिया गया, और इस क्रम को ही परंपरा कहा। व्यतिक्रम का सुधार होना भावी। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो हम अभी मानव जाति चल पड़ा है जिस रास्ते पर, ये एक व्यतिक्रम है, इट इज अ एबरेशन, है ना। और इसका रिफॉर्मेशन नेसेसरी है ना। तो ये इस वाले इसका दंड, इसका सुधार ही है
ना। तो इसमें सुधार होना इसका भावी है, यानी इसके अंदर बेसिकली कोर्स करेक्शन होने की आवश्यकता है। व्यतिक्रम सहअस्तित्व को प्रदान करने या सिद्ध करने में समर्थ नहीं है ना। तो अभी हम व्यतिक्रम की स्थिति में, यानी एबरेशन की स्थिति में, यानी जो हमें होना चाहिए हम उसके अनुसार नहीं है, तो वो सहअस्तित्व को प्रदान करने या उसको सिद्ध करने, सहअस्तित्व को प्रदान करने मतलब सार्वभौम व्यवस्था को प्रदान करने और उसको सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। इसी कारणवश प्रत्येक व्यतिक्रम के स्थान पर क्रमानुषंगीयता को पाने के लिए मानव प्रयासरत है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, व्यतिक्रम के स्थान पर क्रमानुषंगीयता। किस क्रमानुषंगीयता? अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से देव मानवीयता, देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता, ये क्रम होना है, ये नियति का क्रम है। इसके अनुसार अपने को सारे अपने कार्यक्रम को सजाने की आवश्यकता है। तभी मानव का जो है वो आगे का जो प्रयास है वो सही ओर आ पाएगा, नियति के अनुरूप हो पाएगा। व्यतिक्रम ही अमानवीयता है जो अपराध एवं गलती है। मानवीयतापूर्ण परंपरा में ही प्रणाली, पद्धति एवं नीतिपूर्ण प्रक्रिया सिद्ध होती है, क्योंकि मानव मानवीयता को स्वीकार करने में प्रवर्तनशील है ना। तो उसमें बेसिक टेंडेंसी है कि वो मानव मानवीयता को स्वीकार करता ही है ना। तो ये चीज पहचानी गई है। जागृत होने के बाद में ये पहचाना गया कि मानव में मानवीयता की प्यास पहले से ही बनी हुई है ना। उसी अर्थ में पहचाना गया कि हर व्यक्ति में जन्म से ही न्याय का याचक, सही का कार्य करने का इच्छुक और सत्य वक्ता है। तो उसमें उसकी अपेक्षा के रूप में वो पहले से ही बना हुआ है, उसके अनुरूप वस्तु नहीं है, तो वो वस्तु को पहचानने की, पहुंचाने की आवश्यकता है, जो कि शिक्षा और व्यवस्था के द्वारा संभव है। मानवीयता विहीन मानव का अपने में विश्वास और सम्मान पाना संभव नहीं है। मानवीयतापूर्ण जीवन में ही मूल्यांकन और मूल्य अनुभूति होती है। मानवीयतापूर्ण जीवन में ही सह अस्तित्व सिद्ध होता है। यही मानव धर्म सहज सफलता है ना। जो बाबा जी ने कामना की है धर्म सफल हो, है ना, तो वो उसी का ही स्वरूप है। तो ये मतलब हमको ये पैराग्राफ इस तरीके से एक चेंज के लिए अवगाहन कर रहा है, एक है ना, एक परिवर्तन के लिए, एक मानव जाति के कोर्स करेक्शन के लिए एक अवगाहन कर रहा है। परंपरा किसी लक्ष्य को पाने के लिए किया गया प्रयास है। मानव व्यवहार परंपरा का मूल लक्ष्य सुख, शांति, संतोष एवं आनंद ही है। इसका व्यवहार प्रमाण ही अभय, सह अस्तित्व, समाधान और समृद्धि है ना। तो जीवन में जो सुख, शांति, संतोष, आनंद है, उसका प्रैक्टिकल एविडेंस या फिजिकल एविडेंस अभय, सह अस्तित्व, समाधान और समृद्धि होगा। यही अभयता है जो समाज की मूल धारणा है ना। तो समाज की परिकल्पना जो है वो तभी की जा सकती है जब अभयता के आधार पर ही समाज की परिकल्पना हो सकती है। अगर समाज में भय है तो उस प्रकार से उसकी है ना समाज की अवधारणा ही नहीं बनती। तो मूल धारणा को पाने के लिए अथवा सफल बनाने के लिए प्रक्रिया को प्रभावशील होती है ना। तो मानवीयतापूर्ण प्रक्रिया ही लक्ष्य सफलता के लिए एकमात्र शरण। संस्कृति परंपरागत उद्बोधन, प्रयोजन, प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन, परिपालन प्रक्रिया सहित चेतना विकास, मूल्य शिक्षा संस्कार है, जो अवधारणा पूर्वक संस्कार का आरोपण करती है एवं अनुभव प्रमाण है ना। तो इस प्रकार से ये बात कही। संस्कृति का जो है इन सभी माध्यमों से ये सब परिभाषाएं एक्चुअली मानव व्यवहार दर्शन के अंतिम अध्याय में ये सब दी गई हैं। तो यहाँ पर अभी संक्षेप में करते हैं कि संस्कृति जो है वो इन परंपरा के रूप में इनका उद्बोधन, प्रयोजन, प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन और परंपरा के रूप में पालन या परिपालन और उसकी प्रक्रिया सहित चेतना विकास, मूल्य शिक्षा का संस्कार है, जो कि अवधारणा पूर्वक, यानी कि पहले आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और फिर संस्कार का आरोपण करती है। मतलब उसके बाद वो आपके अनुभव मूलक विधि से संस्कार बनेगा, जो कि अनुभव का फिर जीने में अनुभव का प्रमाण आएगा, है ना। तो कोई भी चीज को आप पहले समझेंगे, फिर उसके बाद में उसको अनुभव करेंगे और उसके बाद में उसको जीने में प्रमाणित करेंगे। इस प्रकार की बात की गई। यही शिक्षा सर्वस्व है।
संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों, यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों होना होगा, है ना, संस्कार पूर्वक ही मूल प्रवृत्तियों का उदय होता है ना, मूल प्रवृत्तियां यानी मौलिक प्रवृत्तियों का उदय होता है। प्रत्येक व्यक्ति संवेग के रूप में प्रत्येक प्रवृत्ति, प्रत्येक जो मूल प्रवृत्ति है वो संवेग के रूप में है ना अवतरित होकर क्रियाशील होती है, मतलब शरीर के साथ में जुड़ के अब वो गति बनती है उसकी, उस प्रकार से वो क्रियाशील होती है, यही फिर स्वभाव में गण्य होता है, फिर यही फिर कहते हैं वो नेचुरल अपना नेचर बन जाता है ना, वही उसको अपने स्वभाव के रूप में गण्य हो जाता है। स्वभाव फिर उसके बाद तात्रय की सीमा में गण्य होता है। तात्रय मतलब मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता। तो संस्कार पूर्वक जो स्वभाव बनता है उसको हम मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता कह रहे हैं। वर्ग विहीन मानवीयता पूर्ण समाज में संघर्ष का अत्याभाव होता है। ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो आपके पास में एक ऐसा समाज है जिसमें कोई वर्ग ही नहीं है ना, कोई भी आप उसके डिजाइन के अंदर ही वर्ग नहीं है, जैसे परिवार के अंदर क्या वर्ग होंगे, है ना, तो वर्ग विहीन मानवीयतापूर्ण समाज में संघर्ष का अत्याभाव होता है। जागृति और संगठन पूर्वक ही समाज चेतना का परंपरा उदय होता है ना, तो ये पूर्णता के अर्थ में गठन। अब ये जो है समाज और ये जो राष्ट्र और ये चीज है, अभी ये चीज जो है वो एक्चुअली उसका आधार जो है वो शासन करने के रूप में है। अब ये वास्तव में संगठन जब बनता है तब उसका एक सोशल कॉन्शियसनेस या समाज चेतना की परंपरा का उदय होता है ना, क्योंकि उसके अंदर उससे पहले समाज चेतना या सोशल कॉन्शियसनेस वास्तव में होती नहीं है ना, तो वो उस प्रकार से यहाँ पर बात कर रहे हैं। संगठन के मूल में पूर्णता की धारणा और अध्ययन होता है ना, तो आप किसी पूर्णता के अर्थ में गठन करना है, पूर्णता के अर्थ में व्यवस्था का समीकरण करना है, पूर्णता के अर्थ में समाज का गठन करना है, तो उसलिए पूर्णता की आपको धारणा तो रखनी पड़ेगी कि क्या आप किस चीज को पूर्णता कह रहे हैं, है ना, और उसके लिए आवश्यक अध्ययन को भी देना होगा। यही अभेयता है। प्रत्येक समाज के मूल में अखंडता सहज परंपरा में से के लिए स्थापक, ज्ञापक और प्रेरक का रहना अनिवार्य होता है ना, तो कोई भी समाज की जो अखंड समाज की परंपरा में से के लिए तो उसका एक कोई ना कोई तो होगा जो उसको शुरू करेगा। जहाँ पे जैसे हम बाबा जी की शुरुआत की बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक विकल्प के रूप में रखा, तो उनको हम स्थापक के रूप में देखें या प्रणेता के रूप में देखें। फिर ज्ञापक या अध्यापक को हम ज्ञापक कह सकते हैं, यानी ज्ञापक की परिभाषा यहाँ पे है जो कि विधिवत ज्ञान को प्रदान करने के लिए की गई स्मरणीय प्रक्रिया, इसको ज्ञापक कहते हैं। तो ज्ञापक कौन हुआ? जो विधिवत ज्ञान को प्रदान करता है उसको हम क्या कहेंगे? अध्यापक ही ज्ञापक है ना। और प्रेरक का रहना, है ना, जो कि अपने जो कि मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है, उसका रहना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यह बात अपने आप में स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं से उस परंपरा के अस्तित्व की महत्ता, उसकी अक्षुण्णता के लिए कार्यक्रम उद्गमित होता है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष आधार पर प्रतिस्थापित होता है ना। तो हम आगे बात करेंगे कि प्रत्यक्ष क्या है और परोक्ष क्या है। प्रत्यक्ष के स्थूल सूक्ष्म कारण भेद हैं जो कि प्रकृति की सीमा में है। ठीक है, तो जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष है, और उसका स्थूल सूक्ष्म और कारण के रूप में हम समझते ही हैं कि है ना, जो भी कुछ दिखाई देता है उसका एक स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप में वो परमाणु रूप है, और फिर कारण रूप में वो उसका एक स्थिति क्रिया के रूप में हम पहचानते हैं, जो कि प्रकृति की सीमा में है। और जो परोक्ष है ना, यानी कि जो कुछ जो इसके मूल के रूप में, महाकारण के रूप में है, परोक्ष के रहस्य और अरहस्य भेद है। तो परोक्ष का जो एक्सप्लेनेशन है वो रहस्य और अरहस्य के रूप में है, जो सहअस्तित्व में ज्ञानानुभूति परक है। तो परोक्ष जो है यानी कि ज्ञान जो है वो कोई रहस्य नहीं है, ऐसा सहअस्तित्व में अनुभव पूर्वक बताया गया है। और उससे पूर्व जो है परोक्ष को लेकर रहस्य की ही बात की गई है। इन्हीं आधारों पर संपूर्ण परंपराएं उद्गमित हुए हैं। प्रत्यक्ष के स्थूल पर आधारित प्रस्तावनाओं से मानव जीवन को पूर्णतया विश्लेषित करना संभव नहीं हुआ है ना। तो अगर केवल प्रत्यक्ष यानी जो कुछ दिखाई देता है, आदमी स्थूल रूप में जो हमको दिखाई देता है, उससे हम कुछ भी आदमी को लेकर प्रपोजल करते हैं या हाइपोथेसिस करते हैं या कोई भी प्रपोजल बनाते हैं,
तो उससे मानव के जीवन को या ह्यूमन लिविंग को पूरी तरीके से विश्लेषित करना संभव नहीं हुआ। सभी आयामों में हम उसको बता पाए, है ना, उसका ये संभव नहीं हुआ है ना। तो ये एक बात कह रहे हैं कि मानव को अगर हम केवल शरीर के रूप में मानते हैं तो उस प्रकार से मानव के सभी आयामों को विश्लेषित नहीं कर सकते। मानव जीवन जो है यानी ह्यूमन लिविंग जो है, यहाँ पे जीवन के केवल जीवन परमाणु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मानव ह्यूमन लिविंग से या आदमी के जीने से बात हो रही है। ह्यूमन लिविंग जो है वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण का संयुक्त रूप है ना। तो ये बात ठीक हुई। रहस्य के आधार पर प्रस्तावित किया गया जीवन दर्शन स्वयं में असंपूर्ण सिद्ध हुआ है ना। यानी मानव का जीवन को अगर हम रहस्य के आधार पर बताते हैं तो वो जो दर्शन होता है वो स्वयं में असंपूर्ण या अधूरा सिद्ध हुआ है, रहस्यता पूर्णता का द्योतक नहीं है ना। ठीक है, ये वाली बात ठीक हुई, क्योंकि ईश्वर मूलक चिंतन और इस प्रकार से जो जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया वो रहस्य पर ही आधारित हुआ, उससे पूर्णता हासिल नहीं हुई। तो उसके आधार पर जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप में जो करने को कहा गया वो करो नहीं करो के रूप में ही बना। तो उसके वो जो है जो परोक्ष ज्ञान है यानी कि जो कारणात्मक ज्ञान है वो उस तक पहुंचाने के लिए कोई तर्क वाला रास्ता इसमें बना नहीं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परोक्ष ज्ञान जो है वो भी सहअस्तित्व के अर्थ में रहस्य से मुक्त है, अरहस्यात्मक है, और जो कि उसी के आधार पर जो है जो प्रत्यक्ष ज्ञान है यानी कि स्थूल के स्तर पे जो हमें अभ्यास करना है, जो जीने का स्वरूप है, वो फिर उसके आधार पे तर्क सम्मत हो जाता है। इसी पराभव ने मानव को प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव सिद्ध प्रमाणों पर आधारित जीवन दर्शन से परिपूर्ण होने के लिए बाध्य किया है, जिसका विश्लेषण स्पष्ट हो चुका है। तो मतलब जो ये परंपरा में कमी रही है ना, ये जो डिफीट हुआ आदमी, पराभव मतलब डिफीट होना, हारना, तो मानव जो अभी तक जो परोक्ष ज्ञान के प्रति में रहस्य में फंसा रहा और प्रत्यक्ष के अंदर भी अधूरा रहा, यानी कि स्थूल स्तर के ऊपर भी जो कुछ भी प्रस्तावित किया वो अधूरा रहा, इसके कारण ही वो उसके लिए कंपल्शन बन गया कि वो इनको पूरा करे, और उसका विश्लेषण अब स्पष्ट हो चुका है। परंपरा की स्वीकृति ही प्रतिबद्धता है ना। जब ये परंपरा के रूप में स्वीकृत हो जाए तो वही एक प्रतिबद्धता होती है। प्रतिबद्धता मतलब अब ये हिलेगा नहीं। स्वस्थ परंपरा केवल मानवीयतापूर्ण सामाजिक होती है। वर्गीय और पारिवारिक और व्यक्तिवादी परंपरा संघर्ष और व्यक्तिवादिता से मुक्त नहीं है, फलतः सामाजिक नहीं है। परंपरा या तो सामाजिक होगी या वर्गीय होगी। वर्गीय चेतना की परंपरा का अखंडता में परिवर्तित होना संभव नहीं है ना। कोई भी अगर क्लास कॉन्शियसनेस है तो उसका अखंडता के अंदर है ना परिवर्तित होना संभव नहीं है। हमारे पास में क्लासेस भी बनी रहे, डिफरेंसेस भी बने रहे परंपरा में, दो क्षेत्र भी बने रहे और हमारे पास में सामाजिकता भी पा जाए, ऐसा संभव नहीं है। वर्ग मान्यता की सीमा से सीमित होना आवश्यक है ना। तो वर्ग जो है वो बिलीफ से ही लिमिटेड रहेगा, वो जानने में नहीं आएगा, है ना। तो सामाजिकता सीमा नहीं अपितु अखंडता है। तो हम जिस बात की बात कर रहे थे, सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था, ये कभी भी सीमित नहीं होगा, जबकि अखंडता होगी, यानी सबको वो शामिल करेगा। प्रतिबद्धताएं संकल्प पूर्ण प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होती हैं, है ना। तो ये वाली हमने बात की थी कि प्रतिबद्धताएं क्या होती हैं, वो अनुभव मूलक विधि से होती हैं। तो प्रतिबद्धताएं संकल्प पूर्ण प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होती हैं और उसके जो उनके आहार, विहार, आचरण, व्यवहार, उत्पादन, उपभोग, वितरण और दायित्व कर्तव्य के निर्वाह के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो देखिए, जो चीज जो है सूक्ष्मतम स्तर के ऊपर बुद्धि के जीवन में जो है ना, एक आत्मा एक परमाणु अंश है और बुद्धि दो परमाणु अंश है, वो उसके आधार पर हम कितने बड़े व्यवहार उसके अभ्यास की हम बात कर दे रहे हैं कि प्रतिबद्धता का जो स्वरूप है वो बुद्धि में स्वीकृति का स्वरूप है, जो अनुभव मूलक विधि से स्वीकृति है, उससे जो संकल्प बन रहा है, अब उस संकल्प के आधार पर जो व्यवहार का जो कलेक्टिव फॉर्म बन रहा है वो सारा उसका मानव के आहार, विहार, आचरण, व्यवहार, उत्पादन, उपभोग, वितरण, दायित्व और कर्तव्य के विहार के रूप कर्तव्य निर्वाह के रूप में वो प्रत्यक्ष हो रहा है। तो
तो संकल्प में परिवर्तित होना या नहीं होना ही अवधारणा है ना। तो अवधारणा की सफलता उसमें है जब वो संकल्प में परिवर्तित हो जाए, और जो अवधारणा संकल्प में परिवर्तित नहीं होगा वो अवधारणा अधूरी होगी। ठीक है, तो ऐसी अवधारणा भास, आभास और प्रतीति पूर्वक ही होती है। तो अवधारणा बनने का तरीका जो है वो मन में भास, वृत्ति में आभास और चित्त में प्रतीति पूर्वक ही होता है। तो यानी कि इसका मार्ग जो है वो संवेदनशीलता के द्वारा ही है, यानी ये सुनने, सोचने, निष्कर्ष निकालने और इस प्रकार से ही वो अवधारणा बनती है। जबकि अवधारणा संक्रमण ज्ञान पूर्वक स्वीकृति है। तो धारणा जो है वो अनुभव मूलक विधि से ज्ञान पूर्वक होने वाली बुद्धि में स्वीकृति है, जिसे शिक्षा ही स्थापित करती है ना। तो ये वाली बात ठीक हुई। तो पहली शिक्षा, प्रथम शिक्षा माता पिता, द्वितीय शिक्षा परिवार, तृतीय शिक्षा केंद्र, चतुर्थ शिक्षा व्यवस्था सहज वातावरण है जिसमें प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन प्रक्रिया भी है। यही शिक्षा मानव में अवधारणा को स्थापित करती है। फलतः मानव तात्रय के रूप में, यानी मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता के रूप में अपने आचरण को प्रस्तुत करता है। यही मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता है ना। ये कंक्लूजन के रूप में ये 3 वाक्य को लिखा गया। अवधारणा का स्थापन कार्य है ना, कैसे अवधारणा को इस्टेब्लिश किया जाए। जागृत परिवार में जन्म से ही आरंभ होता है ना, जन्म से ही अवधारणा का स्थापन शुरू हो जाता है। तो किस प्रकार से बच्चे को माँ की पहचान हो रही है, तो उस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो उसमें बनने लगते हैं है ना, तो उसमें पूरा एक क्या कहें, उसका एक विचार के रूप में स्थिरता जो बनने लगती है ना, वो इस प्रकार से बनने लगती है, जो कि जन्म से ही उसका आरंभ हो जाता है। जागृत मानव परंपरा में युवावस्था तक ये दृढ़ हो जाता है। तो जब तक वो एक एडल्ट एज तक पहुंचता है जागृत परंपरा में, तब तक ये उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफी फर्म अप हो जाते हैं, और प्रौढ़ावस्था में अवधारणा का प्रमाण पुष्टि होता है ना। तो प्रौढ़ावस्था यानी एडल्ट एज में आकर ये जो अवधारणा जो बनी तब तक एजुकेशन के थ्रू है ना, उसका प्रमाण की पुष्टि हो जाती है। अब उसके बाद में उसको करके, अभ्यास को करके उसकी पुष्टि हो जाती है। शैशव और बाल्यावस्था में अवधारणाएं सुलभतः स्थापित होती है ना। तो यानी चाइल्डहुड एज में, छोटे बच्चे की उम्र में जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही आसानी से स्थापित होती हैं, क्योंकि उनके पास में कोई बैगेज नहीं होता। तो उस प्रकार से जो अस्तित्व सहज जो बातें हैं उनको सीधे सीधे स्वीकार हो जाती हैं। नहीं तो हम लोग जो बहुत सारा पिछला बैगेज को बहुत सारा तरीके से तर्क करते हैं है ना, कि ये है कि नहीं, कैसे माने कि जीवन है कि नहीं, और उस तरीके से जीवन नहीं है ना, अस्तित्व है भी कि नहीं है, हम लोग बहुत तरीके से सवाल करते हैं। जबकि बच्चे जो हैं उनको आप सीधे सीधे बताते हो, वो स्वीकार करते हैं, वो सीधे सीधे, और उसी के अर्थ में अगर उनको माता पिता का आचरण भी दिखता है तो उनकी जो अवधारणाएं आप स्थापित करते हो वही फर्म अप हो जाती है। और वो फर्म अप होने के बाद में है ना, वो जब जीने के रूप में जाते हैं तो उनको वही उनको मतलब प्रमाण भी मिल जाता है। तो उस तरीके से इस परंपरा की निरंतरता बनती है। ठीक है, ऐसे समय से ही मानवीयतापूर्ण संस्कृति की स्थापना, तदनुरूप शिक्षा, 10 सोपानी व्यवस्था में एक रूपता को पा लेना ही अखंडता की प्रत्यक्ष उपलब्धि है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना, तो बचपन के समय से ही मानवीयतापूर्ण संस्कृति की स्थापना है ना, मानवीयतापूर्ण संस्कृति की स्थापना और उसके अनुसार शिक्षा। ठीक, नेटवर्क प्रॉब्लम। विपिन जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है सब लोगों को? कोई एक जना उत्तर दे दे कि आपको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। ओके, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम विपिन जी आपके साइड में कुछ लोकल हो सकती है। मैंने सभी प्रश्नों को देखा नहीं है, तो क्योंकि एक्चुअली आज थोड़ा स्पीड से करने की बात मेरे मन में थी, क्योंकि सुबह जो है वो 1.5 चैप्टर ही हुआ था, जबकि अपना 4-5 चैप्टर करने का अपन ने रखा था। तो आई थॉट आई विल कीप द पेस अ लिटिल फास्टर, बट इसलिए क्वेश्चंस को जो है अपन आफ्टरनून सेशन मैं जो यहाँ पर प्रश्न जो आए हैं उनको मैं टेलीग्राम के ऊपर उत्तरित कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं।
एक मिनट, आवाज कम आ रही है, सो देन आई नीड टू। ठीक है। मानवीयतापूर्ण परंपरा के मूल में मंगल कामना समाई रहती है। मानवीयतापूर्ण परंपरा के मूल में मंगल कामना समाई रहती है। ऐसी उदात्त मंगल कामना व्यवहार अनुगमन में सार्थक होता है। तो जो हमारी कामना है, ये कामना अपने में समाई ही रहती है और ये व्यवहार में उसी को फॉलो करने में ये सार्थक हो जाती है। अवधारणा ही संस्कार है ना। तो यानी जो अवधारणा बनती है वही अनुभव मूलक विधि से संस्कार होती है, संस्कार बनता है। संस्कार विहीन मानव नहीं है। संस्कार प्रदाता केवल चार, एक मिनट, 91 हाँ, चार अवस्था में पाई जाने वाली शिक्षा ही है ना। तो ये जो पहले जो चार अवस्था एज के अनुसार बताई गई थी कि जन्म से ही और फिर युवा अवस्था और आगे इस प्रकार से, तो चार अवस्था में पाई जाने वाली शिक्षा ही है। इस शिक्षा एवं शिक्षण समुच्चय को, है ना, एजुकेशन और ट्रेनिंग, तो शिक्षा और शिक्षण समुच्चय को मानवीयता से परिपूर्ण किया जाना ही अखंडता की स्थापना है। यही क्रम अखंड सामाजिकता की अक्षुण्णता है। यही सर्व मंगल शुभ धर्म की सफलता है। मानव में अखंड समाज परंपरा तात्पर्य की में ही अभिव्यक्त होता है ना। तात्पर्य मतलब वही मानवीयता, देव मानवीयता, देव मानवीयता। जागृत मानव सहज अभिव्यक्ति के लिए इससे अधिक कोई वस्तु नहीं है। तो अपने पास में एक बार पूरा व्यू आ गया है ना, तो ये अब इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये भी बात क्लियर कर दी गई है। तो समाज के लिए सहायक तत्व ही विधि और असहायक तत्व ही निषेध है। ठीक है, तो विधि और निषेध को यहाँ पे स्पष्ट किया। जो कि सामाजिकता के लिए जो सहायक हो वही विधि है और जो असहायक हो वो निषेध है, जो अमानवीयता और अमानवीयता की सीमा में स्पष्ट हो चुकी है। प्रत्येक परंपरा भी पूर्णता को पाना चाहती है, मतलब अभी भी जो परंपराएं हैं वो पूर्णता को पाने का अभीष्ट उनमें रखा हुआ ही है। किंवा प्रत्येक, किंवा मतलब देयरफॉर प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण होना चाहता है। पूर्णता के लिए ही गुणात्मक परिवर्तन की संभावना, पद्धति एवं प्रक्रिया पूर्वक स्थिति है ना। तो पूर्णता के लिए ही गुणात्मक परिवर्तन की संभावना, पद्धति और प्रक्रिया पूर्वक स्थिति है। तो ये जो क्रिया पूर्णता के लिए जो संभावना, पद्धति और प्रक्रिया जो है वो अध्ययन के रूप में यहाँ पे बताया गया है। यही संभावना वर्गीय और सामुदायिक मान्यता से मुक्त होने की है ना। तो हर एक में जो पूर्णता की कामना है वही सामुदायिकता और वर्ग भावना से, वर्ग भावना की मान्यताओं से मुक्त होने के लिए ही है। उत्कंठा अथवा पीड़ा की पराकाष्ठा के अनंतर ही प्रत्येक इकाई परिवर्तन में समर्पित हुई है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो कोई भी जो पीड़ा है, चाहे वो जिज्ञासात्मक पीड़ा हो या आवेशात्मक पीड़ा हो, है ना, इसकी जब पराकाष्ठा यानी कि बहुत एक्सट्रीम पेन हो जाता है उसका, है ना, तभी वो परिवर्तन के लिए समर्पित हो पाती है ना। समर्पित यानी अपने आप को पूरी तरीके से उसमें झोंक देना। जैसे अभी पूरा विश्व जो है वो एक प्रकार की पीड़ा से गुजर रहा है ना। तो अगर इस पीड़ा की पराकाष्ठा हो जाती है तो वो परिवर्तन के लिए समर्पित होगा, है ना। ऐसी इसमें इस बात है। उत्कंठा ही जिज्ञासा है, पीड़ा जो है वो अभाव का द्योतक है। जिज्ञासा मूलक पीड़ा अथवा पीड़ा मूलक जिज्ञासा प्रसिद्ध है ना। तो एक तो पीड़ा से जिज्ञासा पैदा हुई, यानी ये जब जो भौतिक रूप में जो पीड़ा हो रही है उससे जिज्ञासा पैदा हो, या फिर जिज्ञासा क्या उत्तर ना होने की पीड़ा हो, है ना। इन दोनों के योगफल में ही अग्रता में संक्रमण है। तो मानव जाति आगे किस प्रकार से बढ़ती है, जिज्ञासात्मक पीड़ा को से मुक्ति पाने के लिए, या पीड़ा से जो फिर जिज्ञासा हुई है उसको पूरा करने के लिए ही अग्रिमता में संक्रमण पाती है। तो मानव में पीड़ा प्रतिक्रिया मूलक होना स्वाभाविक है। देखिए इतना भी कहा है कि मानव में जो है ये जो घटनाएं जो हमारे पास में हो रही है, एक दृष्टि से देखें तो ये
शुभ के अर्थ में ही है, यानी कि मानव जो है एक प्रकार से अपने नियति पर पहुंचने के लिए इस पीड़ा से, तो इसको प्रसव पीड़ा ही कह सकते हैं कि मानव जो है, जो अपने मानवीयता के स्वरूप में मानव जाति को आना है, तो उस स्वरूप के लिए में आने के लिए एक प्रकार से मानव जाति एक प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, उसने एक नए जन्म का इंतजार कर रही है जिसमें मानवीयता पूर्वक वो जीने का उसका हो सके। तो ये हम आगे इसको बढ़ते हैं अध्याय नंबर 28 में। जिज्ञासात्मकता सुखी होने के अर्थ में और आवेशात्मक क्रियाकलाप के फलस्वरूप पीड़ाएं प्रसिद्ध है ना। तो जिज्ञासात्मकता जो है वो सुखी होने के अर्थ में है, और आवेशात्मक क्रियाकलाप के फलस्वरूप पीड़ाएं जो है वो होती है। अज्ञात और अप्राप्त के प्रति जिज्ञासाएं, है ना। तो अज्ञात मतलब कोई चीज हमें ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसके लिए उसको अज्ञात कह रहे हैं। अप्राप्त मतलब कोई भौतिक वस्तु जो है ना, वो हमारे पास में नहीं है और उसके लिए अप्राप्त है, तो उसके लिए हमारे पास में जिज्ञासा है। तो अप्राप्त के प्रति जो जिज्ञासाएं हैं वो मनाकार को साकार करने के रूप में है, तो उतना भाग मानव ने कर लिया। लेकिन जो अज्ञात के प्रति जो जिज्ञासाएं हैं वो अभी तक उसका जो है एक सार्वभौम रास्ता, यानी जिसको हम शिक्षा के द्वारा लोकव्यापीकरण कर सकें, वो अब तक उपलब्ध नहीं था। वो अब विकल्प रूप में मध्यस्थ दर्शन के रूप में बाबा जी ने पोजीशन किया है। जिज्ञासात्मक आवश्यकता ही अनुसंधान की उत्प्रेरणा है। तो बाबा जी की जो आवश्यकता थी, है ना, अनुसंधान की, वो जिज्ञासात्मक आवश्यकता थी, है ना, और वही अनुसंधान का बीज था। तो वो जिस चीज को लेकर आए वो जिज्ञासात्मक आवश्यकता थी, जिसके आधार पे वो परंपरा से जो मार्ग मिला उसके निश्चय पर पहुंचे कि मुझे वो करना है। वो निश्चय की क्वालिटी संकल्प के रूप में बनी और उस प्रकार से वो आगे चल पड़े, है ना। आवेशात्मक पीड़ा सम्मोहन और विरोध के रूप में है ना। ये वाली बात सही है। जो काम क्रोध दो मोह मद और मात्सर्य मूलक है। काम मद मोह लोभ सम्मोहनात्मक और क्रोध और मात्सर्य विरोधात्मक है ना। तो ये जो पीड़ाएं हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो ये इनके अपने को परिभाषाएं भी मिल सकती हैं, है ना। क्रोध जो है वो अक्षमता का प्रदर्शन है, काम जो है वो एक किसी वस्तु के प्रति, है ना, व्यक्ति के प्रति एक डिजायर है उसको पाने के लिए। लोभ जो है वो अपनी जो आवश्यकता है उससे अधिक को पाने की कामना है। मोह जो है वो मुग्ध हो जाना है। मद जो है वो नशे में होना है। मात्सर्य है वो दूसरे के नाश से अपनी सुख की कामना है। तो इसमें से कुछ तो हैं जो कि हिप्नोटाइजिंग है, जैसे काम मद और मोह और लोभ जो है वो सम्मोहनात्मक आवेश है, और क्रोध और मात्सर्य जो है वो विरोधात्मक आवेश है। ठीक है। तो हमने जो 25वें अध्याय में शुरू किए थे, आवेश मानव का अभीष्ट नहीं है, उसी के ही आगे और इसी का ही वो एक्सप्लेनेशन और इसमें आया है। औचित्यता के संदर्भ में, है ना। उचित का मतलब जो होना चाहिए, अनुचित का मतलब जो नहीं होना चाहिए। औचित्यता मतलब जो होना चाहिए, अनौचित्यता मतलब जो नहीं होना चाहिए। तो औचित्यता के संदर्भ में अनौचित्यता के प्रति प्रतिकारात्मक आवेश का होना पाया जाता है। तो जब कोई मतलब हम कोई चीज उचित हो ये चाहते हैं, तो जो अनुचित है तो उसके बदले उसको हम विरोध करते हैं, वो भी एक प्रतिकारात्मक आवेश है ना। तो वो भी है, उस आवेश की स्थिति में भी हम ठीक नहीं है। तो औचित्यता और अनौचित्यता पूर्वक मानवीयता पूर्वक नियम त्रय के रूप में निर्धारित हुई है। तो उचित का स्वरूप जो है वो दर्शन में स्पष्ट किया गया है। जो उचित अनुचित है, वो जो उचित नहीं है वही अनुचित है। ठीक है। तो इसमें ये जो तीन क्लासिफिकेशन जो हैं वो दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। उसको अपन आगे पढ़ते हैं। एक मिनट में 92 फिर उसके बाद में, हाँ, तो वो जैसे जिसको जोहारी विंडो बोलते हैं ना, वो 4 कॉलम में बना के उसको किया है, वैसे बाबा जी ने उसको 4 पार्ट्स में लिखा है कि औचित्यता की प्रति स्वीकृति, यानी जो उचित है, जो होना चाहिए उसके प्रति स्वीकृति होती है, तो उससे क्या होगा, विकास
trying to connect again.